हाँ जी बच्चों, माई सेल्फ धर्मेश श्रीवास्तव। और आज मैं आप लोगों के फिक्शन की क्लास को ले रहा हूँ। फिक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली फिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, फिक्शन कैसे आता है, क्यों होता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज मिल जाती है कि फिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, इसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है फिक्शन का, फिक्शन है क्या इनफैक्ट, है ना। रूट कॉज पे पहुंचना होता है, किसी भी टॉपिक पे हमें रूट कॉज पे पहुंचना होता है। तो अगर हम रूट कॉज को समझ लेते हैं, फिक्शन क्या है, कैसे है, क्यों, कैसे वर्क करता है, किस डायरेक्शन में लगे, तो मेरा ख्याल है टॉपिक बहुत आसान होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फिक्शन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्शन। जब लोग फिक्शन की बात करते हैं बच्चों, है ना, तो इट अराइज ड्यू टू relative motion or tendency to slide between two surfaces। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट अराइज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। अगर किसी बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर किसी बॉडी में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी भी है, ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करना चाहती है, सरकना चाहती, सरकी नहीं है, सरकना चाहती, तब भी क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शन आएगा। तो है क्या कि अगर एक बॉडी ये रखी हुई है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स, तो बच्चों हमको एक चीज बहुत अच्छी ढंग से पता है कि इसका वेट जो लगेगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और एक नॉर्मल होगा जो ग्राउंड से लगेगा वो इधर आएगा। अब इस समय इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा, किसी भी डायरेक्शन में इसमें फोर्स का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, इस डायरेक्शन, तो इधर की ओर कहीं पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बॉडी जो है, इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा दो, ठीक है, mg लगा, इसका वेट है, और नॉर्मल बच्चों क्या है, इसका रिएक्शन फोर्स है ग्राउंड से। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाया तो ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर से स्लिप करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, क्योंकि फोर्स क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बॉडी कहां जाना चाहेगी, आगे जाना चाहेगी। अब अगर ये बॉडी आगे जाना चाहती तो नीचे वाली सरफेस क्या चाहती है, भाई तू ना जा, तो वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। वो बॉडी क्या है, ये नीचे वाली फर्स्ट सरफेस इसको कहते हैं, सेकंड सरफेस इसको कहते हैं, तो सेकंड सरफेस फर्स्ट सरफेस को क्या कहेगी, आप यहां से ना जाओ। तो रोकने के लिए वो क्या करेगी, पीछे खींचे। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, बैकवर्ड फोर्स आएगा। लेकिन अपवर्ड बॉडी क्या चाहेगी, वो तो आगे जाना चाहती है, तो वो क्या चाहेगी कि भाई तुम मेरे साथ साथ चलो, तो वो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से कहेगी आप मेरे साथ साथ चलो, तो वो जो फ्रिक्शन लगाएगी वो इस तरफ इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगी, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शन जो है इनफैक्ट एक लविंग फोर्स है। फ्रिक्शन जो है इसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूं, लविंग फोर्स है, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा अटैचमेंट है। एक बंदा अपने यहां से जाता है, एक फ्रेंड आपका मान लेते हैं, वो अपने घर से जाता है, तो वो सोचता है कि आप उसके साथ चलो घूमने, पर आप क्या चाहते हो कि नहीं मैं तो पढ़ना चाहता हूं, तो आप क्या चाहते हो कि वो ना जाए, वो भी इसी रूम में रुके, हमारे साथ रुके, ठीक है। तो ये चीज जो है दैट इज लविंग है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से लगा रहे हो। वो चाहता आप उसके साथ जाओ और आप चाहते हो वो मेरे साथ रहे,
ठीक है, ये बात समझना है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन है इसकी कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले ओल्ड थ्योरी को समझते हैं, फिर हम इसकी मॉडर्न थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। पहले हम ओल्ड थ्योरी समझते हैं। तो ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, और एक बच्चों क्या आती है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी। तो ओल्ड थ्योरी में क्या है, ओल्ड थ्योरी कहती कि भाई अगर एक बॉडी है, ठीक है, तो ये उस बॉडी का अपना एक वेट है mg, ठीक। यहां पे क्या है, नॉर्मल लग रहा है ग्राउंड से। अब इसका जो अपना वेट है, तो ये अगर बॉडी को मैं ये मान लेता हूं कि ये जो बॉडी है ये आपकी एक क्यूब टाइप की है, ठीक है, क्यूबाइड या क्यूब आप ले सकते हो, इस टाइप की बॉडी है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो एरिया मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला एरिया, उनके हिसाब से ये पूरा एरिया क्या है, कांटेक्ट में है। अगर ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक, ए ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, तो उनके हिसाब से इतना एरिया पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो वो कहते हैं कि यहां पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर इज टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। अब जब ये प्रेशर इज टू फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो यहां पे ये बॉडी ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रही है, mg ना, और इसका एरिया कितना, a। तो कहते हैं यहां जो प्रेशर है, ठीक है, इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और उनका ये मानना है, उनका ये मानना है कि जो सरफेसेस हैं वो क्या है, इंटरलॉकिंग टाइप की सिचुएशन आ जाती है, ठीक, इंटरलॉकिंग। तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से भी क्या है, फ्रिक्शन है। अगर ये इंटरलॉकिंग ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर ये इंटरलॉकिंग ना हो तो फ्रिक्शन नहीं, यानी कि दो सरफेसेस अगर रफ हैं तो फ्रिक्शन होगा। जबकि मॉडर्न थ्योरी बिल्कुल अलग कहती है। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि देखो, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, एक बॉडी ये है, नीचे वाली सरफेस ये है बच्चों, है ना, ये आपकी बॉडी कह देते हैं ए, ये आपकी बी सरफेस हो गई, ठीक है। ग्राउंड मान लीजिएगा आप, इसको कुछ भी मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, ग्राउंड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये कहते हैं इसका वेट तो लग रहा है डाउन, इसका वेट mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। पर अब आप कायदे से देखिए, तो यहां पे एक पॉइंट ये है कांटेक्ट में इन दोनों बॉडीज का, एक पॉइंट यहां पे मान लीजिए कांटेक्ट में, एक पॉइंट ये पे कांटेक्ट में, यानी कि बहुत सारा पोर्शन जो है उसके बीच में क्या है, एयर है, एयर या वैक्यूम। तो एयर है या वैक्यूम आप मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। तो बीच वाली बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे ये आपस में कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट में नहीं, तो ये कहते हैं कि जो एपरेंट एरिया है वो बहुत बड़ा होता है रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट के। तो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बच्चों वो क्या है, बहुत छोटा है। तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/10,000 टाइम्स अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, 1/10,000 टाइम्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जो आपको दिखता है वो नहीं है, जो आप फील करते हो कि एक बुक अगर टेबल पर रखी है तो बुक का इतना नीचे वाला जो एरिया है वो टेबल के साथ कांटेक्ट में, वो नहीं है, उसका बहुत कम पोर्शन क्या है, कांटेक्ट में है, उसका बहुत कम पोर्शन कांटेक्ट में। और अगर उसका बहुत कम पोर्शन कांटेक्ट में है तो आप है क्या, ये जो अगर आप देखो, ठीक है, कि यहां पे जो एक मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं दैट इज ऊपर एक मॉलिक्यूल 1 है, एक मॉलिक्यूल क्या है नीचे 2 है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम प्रेशर है। और इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, ठीक है, यहां पे सिचुएशन क्या हो जाती है,
हम मान लेते हैं कि ये है और एक बॉडी ये है और यहाँ का इसका मॉलिक्यूल ये है और इसका मॉलिक्यूल ये है, ये बहुत क्लोज में आ जाते हैं। ये धीमे 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 क्या होते हैं, क्लोज होते जाते हैं। और जब इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होने लगती है, तो यहां जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷ के हिसाब से चेंज होता है। ठीक, यहां पे ये एडेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे एडेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और ये जो फोर्सेस होते हैं दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷, यानी कि डिस्टेंस जरा सी कम हुई, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक तरीके से ये वाला मटेरियल का मॉलिक्यूल और इस वाले मटेरियल का मॉलिक्यूल ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। तो यहां एक टर्म आता है, दिस इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग। तो एक होता है आपकी हॉट वेल्डिंग जो आप गर्म करके करते हो किसी चीज में, ठीक है, एक होती है कोल्ड वेल्डिंग। तो यहां कोल्ड प्रेस हो चुका है, कोल्ड वेल्डिंग हो चुकी, यानी कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अब आपस में क्या हो गए, एक हो गए, जुड़ चुके हैं और जुड़ चुके हैं। और जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ वेल्ड टाइप की सिचुएशन में होता है तो उसको अलग करने के लिए फोर्स आपको ज्यादा लगाना होता है। तो यहां पे ये सिचुएशन आती है कि यहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों, कम होता है। एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, उसकी वजह से प्रेशर जो कुछ पॉइंट्स जहां पे होता है प्रेशर वो बहुत ज्यादा होता है। और प्रेशर बहुत ज्यादा होने से वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत करीब करीब आ जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जब बहुत करीब आ जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, कोल्ड वेल्डिंग वाली सिचुएशन। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो आप फ्रिक्शन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन कैसे काम करता है। डायरेक्शन को समझने के लिए आप इंटरलॉकिंग ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को समझने के लिए आप इंटरलॉकिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या लविंग फोर्सेस के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, दोनों केसेस से आप समझ सकते हो डायरेक्शन को। ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट, मतलब बहुत टिकी नहीं है डायरेक्शन। ठीक है, वो मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं। यहां पे पॉइंट क्या आता है कि भाई अब हमने क्या कहा, ये लॉकिंग या जो भी है आप ये कह सकते हो, ये ग्राउंड मान लेते हैं हम लोग, है ना, और इसका कुछ वेट मान लेते हैं भाई, है ना। तो यहां जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में समझते हैं। तो वेट हमने इसका mg लिया है, ये क्या लिया है, नॉर्मल फोर्स लिया है। हमने एक फोर्स लगाया, अगर आपने एक फोर्स लगाया है तो ए बॉडी जो है इस ग्राउंड के ऊपर से या ये कोई भी सरफेस है इसके ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं, है ना। अब जब ये इसके ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगी तो बट नेचुरल ग्राउंड क्या करेगा, इसको रोकने की टेंडेंसी रखेगा। ग्राउंड क्या करेगा, इसको रोकने की टेंडेंसी रखेगा। और ग्राउंड क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। ठीक, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं हमेशा म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, कोफिशिएंट। ठीक, तो दिस इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एन तो बदलेगा नहीं भाई, एन तो कभी नहीं बदलेगा। एन किसके इक्वल है, एमजी के बराबर है यहां पे। ठीक, तो चेंज क्या होगा, दिस इज वेरिएबल। यार ये क्या होता है, मोस्टली ये वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है। कैन बी वेरी, यार इसकी वैल्यू 0 से लेके आगे तक हो सकती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहीं ना कहीं वेरिएबल है। ठीक है, एन नहीं वेरिएबल होता है, क्या हो रहा है यहां पे वेरिएबल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरिएबल हो रहा है। एंड ये वेरिएबल कर सकते हैं, वो एक अलग इशू। लेकिन यहां पे अभी हमारा क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या हमने मान लिया, इस केस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वेरिएबल, इसकी एक अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, अलग होंगी। अब अगर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएंगे, भाई इस बॉडी में 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है, एक इसकी लोअर सरफेस पे। अगर हम इसके एफबीडी को बनाते हैं तो एफबीडी यही तो एक तरीके से होगी कि भाई फोर्स इस बॉडी पे इधर लग रहा है, ए वाली पे, नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है। ठीक, और फ्रिक्शन फोर्स इसकी लोअर सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
और फ्रिक्शन फोर्स अगर एफ के बराबर होगा तो बॉडी मूव तो नहीं करेगी ना, क्योंकि इसका नेट फोर्स कितना हुआ, इस केस में नेट फोर्स कितना हुआ बच्चों, 0 हो गया। तो एफ नेट यहां पे इस केस में बच्चों कितना आया, 0 हो गया। अब यानी कि ये अभी स्लाइड नहीं कर रही है, यानी कि ये क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि ये क्या है, रेस्ट कंडीशन। ठीक, तो ये स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, तो एफ नेट क्या है, 0। अब अगर एफ नेट 0 है तो बॉडी स्लाइड नहीं कर रही। अब मैंने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, धीमे से फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, वो और रोकना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स धीमे धीमे उसको क्या करेगा, रोकेगा। अब ये बात वैसे ही है जैसे कि आप और आपका फ्रेंड कहीं खड़े, ठीक है, कुछ गुंडे आ जाते हैं, वो आपके और आपके दोस्त को एकदम से खींचने लगते हो, तो आप दोनों क्या करोगे, एक दूसरे का हाथ जबरदस्त तरीके से पकड़ लोगे, ऐसे पकड़ लोगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते, वो कुछ 2-4 गुंडे आपको इधर से खींच रहे हैं, 2-4 गुंडे इधर से खींच रहे हैं आपके दोस्त को, तो आप दोनों क्या करोगे, छूटना नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक दूसरे के हाथ को और जोर से पकड़ो, वो और फोर्स लगाएंगे, आप और जोर से पकड़ो, वो और फोर्स लगाएंगे, आप और जोर से पकड़ो। लेकिन भाई इसकी एक लिमिट है ना, इसकी एक लिमिट है, कहीं न कहीं ये क्या हुआ, कोल्ड वेल्डिंग क्या हुई, टूट रही है और हाथ से हाथ क्या हो रहा है, सरक रहा है। अब जब जो कोल्ड वेल्डिंग यानी मैक्सिमम फोर्स जब एकदम से खत्म हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे, तो वो क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो यही चीज देखी गई प्रैक्टिकलिटी में कि यहां पे एक लिमिट तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, वो ये चाहता है कि बॉडी जो है आपस में स्लाइड ना करे, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, लेकिन एक टाइम बाद अगर फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ जाता है, तो फिर वहां पे रोक पाना मुश्किल हो जाता है, और फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, ठीक, तो वहां पर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है। अब इस बात को और भी समझते हैं। यहां पे कहा गया जाता है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स में हमारे 3 कंडीशन आ जाती है। एक होती है नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में क्या होगा, देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन बॉडीज, या फिर आप कह सकते हो नो रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी तो स्लाइड होने की है, एक बॉडी में दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी है, पर स्लाइडिंग एक्चुअली में नहीं हो रही, नहीं सरक रही वो बॉडी, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो हमको होती है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग नहीं है। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, इसमें क्या है, देयर इज रिलेटिव मोशन, तब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, तो दो बॉडीज के बीच में यहां पे क्या आ जाएगी बच्चों, रिलेटिव मोशन आ जाए। पहले वाले केस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, दूसरे वाले केस में रिलेटिव मोशन, ठीक। अब एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैंने कहा कि एक बॉडी है, इसका वेट जो है 2 kg है, और जी की वैल्यू हमने क्या लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, है ना। तो 2 मीटर है तो 20 न्यूटन, तो इसका क्या हो गया, mg हो गया बच्चों, है ना। नॉर्मल इसी के बराबर हो गया, ठीक है। एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक फोर्स लगा रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, यहां पे बच्चों क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, अप्लाइड फोर्स बॉडी पे जो लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना है, F, और यहां पे बताते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है,
अब मैंने अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन लगा, मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया। अब अगर मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो बॉडी में स्लाइडिंग मतलब टेंडेंसी है ही नहीं स्लिप करने की। ए वाला ब्लॉक ये ग्राउंड पे सरफेस पे या टेबल पे स्लाइड करने की कोशिश ही नहीं करेगा। अब जब कोई जाने ही नहीं चाहेगा तो आप उसे रोके हो, क्यों रोकोगे भाई? तो कोई जाना चाहता ही नहीं तो आप उसे नहीं रोकोगे। तो यहां पे अप्लाइड फोर्स कितना है? 0 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? 0 न्यूटन। अब आपने अप्लाइड फोर्स कर दिया 1 न्यूटन, ठीक। अब अप्लाइड फोर्स क्या कर दिया? 1 न्यूटन कर दिया। स्लाइडिंग अभी भी नहीं है, स्लाइडिंग अभी भी नहीं है इन दोनों के बीच। तो बट नेचुरल बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? 1 न्यूटन। ऐसे करते करते आप इसको बढ़ाते चलेगा और 10 न्यूटन फोर्स कर दिया। स्लाइडिंग अभी भी नहीं है तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन तक आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जो है फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, यानी कि वो जो मैंने केस बताया था इंटरलॉकिंग अब टूटने वाली है। अब क्या हुआ? इंटरलॉकिंग टूटने वाली। तो अब मैंने लगा दिया 10.001 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन या 10.001 न्यूटन, या फिर आपसे कह देगा लेस देन 10.00 लेस देन 10 न्यूटन, ठीक है। ये चीज 10 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू, 10 न्यूटन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और इस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये वो लिमिट है फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक बॉडी मूव नहीं करी। अब अगर यहां से लेकर यहां तक बॉडी मूव नहीं करी तो ये सारा का सारा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो दिस इज ऑल थिंग्स आर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है और उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट इज द पीक ऑफ हिमालय। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालय की किसी भी पीक पे खड़े हो जाओ और कह दो मैंने एवरेस्ट फतेह कर लिया, ये गलत चीज है स्टेटमेंट। एवरेस्ट इज पीक ऑफ हिमालय, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इवन इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो। मजे की बात है, यह सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स मैंने कहा कि 10.001 न्यूटन लगाया और यहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, स्लाइडिंग हो गई। यहां से आता है नो स्लाइडिंग और इस जगह पे बच्चों क्या हो रही है? स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। 10 न्यूटन तक कोई स्लाइडिंग नहीं। 10.001 न्यूटन लगाते ही बहुत छोड़ा, आप इसको और भी कम कर सकते हो, 10.0000001 और स्लाइडिंग हो जाती है। अब क्वेश्चन इज दिस कि फ्रिक्शन फोर्स आपका 10 न्यूटन है, 10.001 न्यूटन है या फिर लेस देन 10 न्यूटन है। तो होगा क्या? दिस आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। अब इसका रीजन क्या है? ये बड़ा समझ है, यही इजी बढ़िए भाई। मैंने कहा ना 10 न्यूटन क्या है मैक्सिमम, इसके बाद हाथ क्या होगा? स्लिप हो गई, यानी कि वो जो कोल्ड वेल्डिंग है वो क्या हो? टूट गई बच्चों। और अगर कोल्ड वेल्डिंग टूट गई तो फ्रिक्शन फोर्स सडनली क्या होता है? ड्रॉप करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ड्रॉप करेगा। एंड दैट इज नोन एज, जब ये फ्रिक्शन फोर्स जो भी आएगा लेस देन 10 न्यूटन, चाहे 5 न्यूटन है, चाहे 6 न्यूटन है, चाहे 8 न्यूटन है, ठीक है, लेस देन 10 न्यूटन, दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका एक ग्राफ आता है, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, इसको भी समझना पड़ता है, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बिटवीन किसका किसके बीच में? दैट इज अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच एक ग्राफ बनाने की कोशिश।
यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ले लेते हैं इस एक्सिस, और इस एक्सिस बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं, अप्लाइड। शुरुआत में जैसे जैसे मैंने कहा था 0 से 10 न्यूटन तक वाला केस जो मैंने बताया था, उसमें क्या था, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो 0 पे 0 फ्रिक्शन फोर्स, 1 पे 1, 10 पे 10, ठीक है। तो उस हिसाब से अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में क्या आ रहा है, लीनियर फंक्शन आ रहा है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और दोनों इक्वल है, इसलिए यू कैन से कि थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है, थीटा क्या होता है इस केस में, 45। अब ये 10 न्यूटन वाला पॉइंट एक तरीके से समझ लीजिएगा। तो दिस पॉइंट इज हाईएस्ट पॉइंट ना, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और यहां से जो 0 से स्टार्ट हुआ लिमिटिंग तक गया, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इस समय ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के कंपैरेटिवली स्लाइड नहीं कर रही है, रिलेटिवली स्लाइड नहीं कर रही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो ये क्या हुआ, पूरा यहां से लेके यहां तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो आ रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हुआ और उसके बाद आपने अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, समझ सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन है, आपने क्या लगा दिया, 12 न्यूटन लगा दिया, तो बढ़ने जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया। अप्लाइड फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया। अब जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करता है, ये क्या होगा, सडनली गिर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, गिर गया, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो गई, टूट गई, कोल्ड बॉन्डिंग टूट गई, और ये दैट बिकम्स कांस्टेंट। अब ये थोड़ा सा ग्राफ आप चाहो तो ऐसे कर्व करके दिखा सकते हो, वो एक अलग इशू, ठीक है, दैट इज डजंट मैटर, कि आप कैसे दिखाते कैसे नहीं दिखाते। और ये जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की, दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो यहां से क्वेश्चन खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहीं से आपके लॉजिक, आपकी थिंकिंग सब कुछ चेंज होनी शुरू होती है। हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन को हम अगर लिखते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बहुत बड़ी रेंज है, 0 से लेकर लिमिटिंग तक जा रही है, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हाईएस्ट वैल्यू is limiting friction, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, F। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ की वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, दैट इज FFL है, ये आपको दिख रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है बच्चों, नीचे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम लिखते हैं किसी बॉडी का, तो म्यू के हम लिख सकते हैं इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू के mg लिख सकते हैं, ठीक है, अगर बॉडी का मास m है, तो मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, एंड दैट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल mg। तो आप mg से mg कैंसिल, यानी कि म्यू के इज लेस देन म्यू एल। ये बात क्लियर है कि म्यू के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, म्यू एल से कम। लेकिन मैंने आपको बताया कि एवरेस्ट इज द पीक ऑफ हिमालय, बट इट इज पार्ट ऑफ हिमालय, है ना। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि म्यू एल इज ग्रेटर और इक्वल्स टू म्यू एस। म्यू एल की वैल्यू जो है, क्योंकि यहां से लेकर के स्टैटिक है ये सब, यहां से लेकर लिमिटिंग तक सब कुछ क्या है, स्टैटिक है, देयर इज नो स्लाइडिंग। लेकिन यहां पे म्यू एस जो है बहुत बड़ी रेंज ले रहा है, लेकिन म्यू एल उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो म्यू एल कभी कभी बराबर भी होता है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ म्यू एस, ठीक है, म्यू एस का पार्ट है, तो एक जगह पे बराबर भी है, लेकिन बाकी बात अदर्स वैल्यू के लिए म्यू एल की वैल्यू क्या है, म्यू एस से बड़ी ही होगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रिक्शन पे, ठीक है, और आपको फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ जाएगा। कूल होकर के करिए, है ना, कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। कभी भी फ्रिक्शन को कोई भी क्वेश्चन आए, आपको हड़बड़ाहट में नहीं करना, उसमें थोड़ी सी थिंकिंग बेसिक अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरी सारी चीजों को रिकॉल करिए, देन आफ्टर अप्लाइड, वही सबसे बेस्ट मेथड होता है। वरना जल्दबाजी में करने में 99% मैंने देखा बच्चे जल्दी में गलत कर जाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं अरे सर ये तो आता था लेकिन हो ही गया गलत, अब क्या करें,
और समय एकदम से जल्दबाजी है, तो जल्दी में नहीं करें, ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल से। मैंने यहां पे एक बॉडी ली हुई है, ठीक है, इसका मास ले लेते हैं 2 kg ले लेता हूं मैं। जी की वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा हमेशा से लेता हूं वैसा ले लेता हूं। ये किसी सरफेस पे रखी हुई है और यहां पे म्यू एस की वैल्यू मैं ले लेता हूं, दैट इज टू 0.5 ले लेता हूं, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 ले लेता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फोर्स लगाया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ पार्ट करता हूं। पहला पार्ट, इफ एफ इज टू F is equals to 4 Newton. Find acceleration of A. ये A बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन चाहिए। फिर हम कहते हैं if F is equals to 10 Newton. Find acceleration of A. फिर C पार्ट कहते हैं if F is equals to, और एक्सेलरेशन और A भी निकालना और फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना है, एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही निकालना है, ठीक है। इफ एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड फ्रिक्शन फोर्स। तीनों ही कंडीशन में हमें ये निकालना है, ठीक है। चले, हमें ऐसे क्वेश्चन जहां पे वेरिएबल आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स म्यूएस भी दिया है, म्यू के भी दिया है, उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एल एम जी। म्यू एल कितना है बच्चों, 0.5, एम कितना है 2, जी कितना है 10, ये कितना हुआ 1, और ये क्या हुआ 10 न्यूटन हो गया। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एल की वैल्यू कितनी आई, 10 न्यूटन आई। क्लियर। अब पहले का आंसर क्या होगा भाई, पहले का आंसर बहुत इजी है, बिकॉज जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया एफ, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों, एफ एल से छोटी है। तो अगर जो आपने फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है, सो देयर इज नो स्लाइडिंग। तो जब यहां पे कोई स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखती है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। वो इसको, फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, स्टैटिक हो गया इस केस में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर स्टैटिक होगा तो दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किसके इक्वल है, अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है, 4 न्यूटन, तो दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, क्योंकि 4 न्यूटन ये इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन इधर लग रहा है, और ये दोनों बैलेंस करना, तभी यहां पे क्या है, स्लाइडिंग क्या है, 0। तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। अब यहां पे एफ जो है, दिस इज इक्वल टू एफ एल है। एफ क्या है, एफ एल के बराबर है, यानी ये लिमिटिंग पे खड़ा हो गया, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। यानी कि बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स एफ एल इधर लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन एफ नेट कितना हुआ, 0। एफ नेट बच्चों कितना हुआ, 0। और अगर एफ नेट 0 हुआ तो एक्सेलरेशन ऑफ ए भी कितना हुआ, 0। कोई स्लाइडिंग नहीं, देयर इज नो स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी क्या हुआ, स्टैटिक हुआ, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, है ना, सी पार्ट। अब सी पार्ट हमारा क्या कहता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो फोर्स जो है अब की बार लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया।
पहली बार ऐसा हुआ इसमें, है इंक्रीज कर गया। सो देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन हो गया बच्चों, रिलेटिव मोशन आ गया। और रिलेटिव मोशन आते ही क्या होगा, एक बहुत मजेदार बात होगी कि रिलेटिव मोशन आया तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल अप्लाई। तो अब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस मोमेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। अब है क्या, यहां पे फोर्स आपने F लगाया और F कितना है 12 न्यूटन है, तो यहां पे क्या लगेगा, FFK लगेगा। और FFK की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के mg, क्योंकि mg डाउनवर्ड है और n क्या है, नॉर्मल है। ये हमेशा याद रखना कि म्यू के n होता है, mg नहीं होता। mg cos थीटा हो सकता है, mg sin थीटा हो सकता है, वो व्हाटएवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर म्यू के n होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पे म्यू के n आ गया, ठीक है। तो यहां पे जब म्यू के n आ गया तो सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। अब सिचुएशन आपकी बदल गई है, यहां पे नेट फोर्स आ गया, तो आप क्या कहोगे, F फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू के, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 12 न्यूटन, ओ सॉरी अप्लाइड फोर्स कितना है 12, म्यू के की वैल्यू, म्यू के कितना है 0.2, m 2 g 10 मास 2 एक्सेलरेशन पता ही करना है भैया, ठीक। तो 12 माइनस 0.4 इंटू 10 4, ठीक, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। तो 12 माइनस 4 8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए, तो इट गिव्स यू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से बच्चों जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। दिस इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू। अब लेकिन आपसे पूछा जाता भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, एंड दैट इज हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला, दिस इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इसमें क्या हुआ, 4 न्यूटन। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, चलिए। अब मैं आपसे वो चीज डिस्कस करने आ रहा हूं जिसको कि समझ लेने के बाद और उसमें क्लियरिटी आने के बाद आप सीवी के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, किसी भी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं फ्रिक्शन को उनको हैंडल कर सकते हो काफी अच्छे ढंग से। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन को क्योंकि इससे बहुत कुछ क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, इसका मास एम ए ले लेता हूं, इसका मास एम बी ले लेता हूं। ये दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ठीक है। और यहां पे ग्राउंड में जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, ग्राउंड और बी की सरफेस के बीच में, ये स्मूथ सरफेस है। अरे बंदा शांत हो जाओ यार, रिकॉर्डिंग करना, तुम यहाँ पे चिल्ला रही हो बुरी तरीके से, हैं? ये स्मूथ सरफेस, हाँ, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन वैसे ही है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू म्यू एस है, और यहां क्या है, म्यू के। अब देखते हैं केसेस, इसमें केस मैं फर्स्ट बना रहा हूं, केस फर्स्ट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन टिप, यानी अपर वाली बॉडी पे फोर्स लगा है, ये फोर्स है, कोई फोर्स आपने एफ लगाया अपर वाली बॉडी, तो एक केस भी हो सकता है इसमें, इसमें भी पार्ट होंगे, है ना। देखिएगा जरा इसमें, मैंने ए पे फोर्स लगाया, ठीक, ए का वेट कहां आया, नीचे आया, एम ए जी,
नॉर्मल ऊपर लगाया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ठीक लगेगा, ऑब्वियस बात है। ए आगे जाने की कोशिश करेगा तो बी उसको रोकेगा, बी उसको क्या करेगा, रोकेगा। अब कैसे बी रोकता है ये भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। ए ये है, बी ये मान लेते हैं ना, रेगुलर सरफेस टाइप का लेकर के हम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर ए पे आपने फोर्स बच्चों लगाया तो ये वाला पोर्शन जो है आगे जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये यहां से जाकर के इस पॉइंट से स्ट्राइक करेगा ना, करेगा तो ये पॉइंट तो आगे नहीं बढ़ना जाता है। न्यूटन के लॉ के हिसाब से क्या देगा, ये इस पे धक्का पीछे देगा, तो ए को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स देगा, ए को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स देगा। लेकिन इसने इसको पुश किया था ना, ठीक है, इसने इसको पुश किया था, तो बी पे जो फ्रिक्शन लगा वो कहां लगा, आगे लगा। बी पे फ्रिक्शन क्या होगा, आगे लगेगा। अभी हम लोग कुछ देर बाद 3 वाला भी समझ लेंगे, वो अभी इंटरलॉकिंग से ही समझना है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर एफ लगाया, ए की लोअर सरफेस पे क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिएगा इसमें कंडीशन क्या है, इफ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेस देन एफएल, सॉरी इफ अप्लाइड फोर्स एफ जो आपने लगाया है वो किससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। सो देयर इज नो स्लाइडिंग between A and B, yes, relative motion. There is no relative motion between A and B. So both moves together. दोनों के दोनों बच्चों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि A और B दोनों के दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। और इस समय जहां जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक। इस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा। और एक्सीलरेशन ऑफ A is equal to acceleration of B and this is equal to total force upon total mass, ठीक, total force upon total mass। अब मैं यहाँ पे टोटल मास कैसे ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये A है, ये बच्चों क्या है, B है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं, तो इन पूरा इनका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। और अगर एक्सेलरेशन सेम है तो इनको हम क्या ले सकते हैं, सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे क्या लगा रहे हो आप, फोर्स एफ लगा रहे हो। सो दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ma प्लस mb, एफ अपॉन ma प्लस mb, मास ऑफ a प्लस मास ऑफ। तो यहां पे ये एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ma प्लस mb हो जाएगा। लेकिन इसी में दूसरा केस भी हो सकता है, ठीक है, इसी में दूसरा केस भी आ सकता है। बी पार्ट, इफ फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफएल, लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स ज्यादा हो। फोर्स हम ए पे ही लगा रहे हैं, फोर्स अभी हमने बी वाला कंसीडर नहीं किया है, फोर्स हम ए पे लगा रहे हैं और फोर्स जो है ग्रेटर देन क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। सो देयर इज रिलेटिव मोशन, सो देयर इज रिलेटिव मोशन। तो ए और बी के बीच में क्या होगा बच्चों, रिलेटिव मोशन होगा। अब ए के लिए जरा बात करें, भाई ए का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो ए पे ही तो फोर्स कर रहा है, तो कितना एफ है, एमजी उसके नीचे है एमबीडी के हिसाब से, एमएजी नॉर्मल उसमें कहां है, ऊपर है, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ के, ठीक है, ऑब्वियस बात है एफ के, क्योंकि अब ये मूव कर रहा है, अब ये क्या है, मूव कर रहा है। तो इसके लिए जब हम लोग कंडीशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे फॉर ए के लिए हम लोग लिखेंगे एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन निकल आएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, एफ के इधर लग रहा है। तो अगर एफ इज ग्रेटर देन एफ के, ठीक है, एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। अब now we are talking about the MB,
बी की बात कर लेते हैं। इसने इस पे नॉर्मल दिया था, ए बी ने ए को नॉर्मल दिया तो ए ने भी बी को क्या देना है, नॉर्मल नीचे देना है ना। इसका अपना वेट एमबीजी नीचे करेगा एक्ट, इसका नॉर्मल एन डैश मान लेते हैं। इसमें तो फोर्स ही नहीं लगाया भाई, फोर्स तो उससे हमने किस पे लगाया है, ए पे लगाया, फोर्स नहीं है। लेकिन न्यूटन के लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए, बराबर। बी ने ए पे फोर्स पीछे लगाया तो ए बी पे क्या लगाएगा, फोर्स आगे लगाएगा और उसी सरफेस पे लगाएगा जो कांटेक्ट है, नीचे वाली सरफेस पे नहीं लगाएगा, ये भी ध्यान। तो ये एफ के हो गया। अब यहां पे एफ के आ गया, तो एफ के आ गया तो यहां पे आप समझ सकते हो कि एन डैश जो है एन प्लस एम बी जी, क्योंकि ये वर्टिकली क्या है, इक्विलिब्रियम, एन इज इक्वल टू एम ए, तो ये दैट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी जी हो जाएगा। अब जो एफ के है, ठीक है, एफ के किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है ना। और एफ के की वैल्यू अपने पता है ना कितनी होगी, एफ के की वैल्यू, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एफ के की वैल्यू यहाँ पे एफ के देख लेते हैं, एफ के, तो दैट इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, म्यू के इनटू एन था ना एफ के, और म्यू के लिखा और एन इज इक्वल टू एम ए जी आ गया, ठीक है, याद रखा। तो यहां पे बी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, एफ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी दे रहा है। फ्रिक्शन इस ब्लॉक को क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन बी दे रहा है, और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं कि हमेशा रोकता है फ्रिक्शन, है ना, जो मिसकंसेप्शन होता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, फ्रिक्शन सपोर्ट द मोशन होता है, यार हम चलते ही फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो एफ के जो है दैट इज इक्वल टू म्यू के, और एफ के जो है दैट इज इक्वल टू दिस इज, ठीक, म्यू के एम ए जी, और दैट इज इक्वल टू एम बी ए बी। एफ के की वजह से तो बॉडी आगे बढ़ रही, तो एफ के इज इक्वल टू एम बी ए बी लिख सकते हैं, मास ऑफ बी इनटू एक्स, और एफ के क्या है, म्यू के एम ए जी इनटू एम बी ए बी, ये निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद केस 2 की बात करें। केस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बी। अब यहां पे बी पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, पहले आपने ए पे लगाया था, अब आप लगा रहे हो बी पे फोर्स, बी पे फोर्स लगा रहे हो, और सरफेस क्या है, स्मूथ। इन दोनों के बीच में वही पुरानी कहानी, म्यू एस है, म्यू के है, ठीक है। अब यहां पे बी जो है आगे जाना चाहता है, बी क्या है, आगे जाना चाहता है। ए तो रेस्ट पे इनर्शिया की वजह से बी नीचे सरक रहा है, बी नीचे देखा देता है, या तो सरक रहा है, तुझको मैं रोकता हूं, ठीक है। तो बी की सरफेस पे एफ, ठीक है, इधर लग रहा है, बी की ऊपर वाली सरफेस पे तो कौन रोकेगा, ए रोकेगा, और ए कैसे लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ए क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब बी की एफबीडी हमें पता है एमबीजी थी, ठीक, एक नॉर्मल नीचे लग रहा था, इधर से ग्राउंड से एन डैश लगा, अच्छा ग्राउंड पे तो कोई स्मूथ है, वहां से तो फ्रिक्शन आने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे भी वही एक केस आ गया, इफ फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स देन बोथ मूव्स टुगेदर, तो दोनों के दोनों साथ साथ ही चलेंगे, और अगर साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास को क्या एज ए सिस्टम हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, तो हम इनको क्या ले सकते हैं, सिस्टम को देखते। लेकिन क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, है ना, दूसरा पार्ट भी आ सकता है। और दूसरा पार्ट क्या कहता है भाई, इफ बी पार्ट, if force is greater than FL,
अगर फोर्स की वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो रिलेटिव मोशन, देन देयर इज रिलेटिव मोशन यार। तो बच्चों यहां पे रिलेटिव मोशन हो जाएगा एक। अब रिलेटिव मोशन होगा बी की, देखते हैं एमबीजी इधर था, फोर्स इधर लग रहा था, नॉर्मल इधर लग रहा था, एंड डैश ऊपर लग रहा था। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ एफ के, और फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ के होगा और एक्सीलरेशन ऑफ बी होगा। हम ए की भी एफबीडी बना लें, ए में क्या होगा, एम ए जी नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, ठीक है। बी में पीछे की फ्रिक्शन, ए क्या करेगा, आगे की फ्रिक्शन, ए में आगे की फ्रिक्शन, और वो भी क्या हुआ, एफ एफ के। अब सबसे पहले अगर हम ए की लिख लें फॉर ए, तो हमें पता है ए में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ए में तो फोर्स लगा ही नहीं, तो यहां पे सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ए में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू के इनटू मास ऑफ ए इनटू जी, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए ए, एम ए से एम ए कैंसिल हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, म्यू के जी आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए बच्चों कितना आएगा, म्यू के जी आएगा। अब बी के लिए बात करें, फॉर बी इस केस में, और बी पे जो होगा वो भी देख लेते हैं भाई, है ना। बी में एफ लग रहा है ना, ठीक है, बी में एफ माइनस एफ के इज टू मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। एफ के की वैल्यू अपने को पता है कितनी थी, एफ माइनस म्यू के एम ए जी इज टू एम बी ए बी, ठीक है। So that is आप एक्सप्रेशन ऑफ बी निकाल सकते हो। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब भी आपको दिक्कत हो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम इंक्लाइंड प्लेन पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इंक्लाइंड प्लेन में आगे लगा ये सब फ्रिक्शन कैसे काम करते हैं, क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, किधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन, है ना। अब बच्चों हम लोग यहां पे बात करेंगे ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन कैसा बिहेव करते हैं, तो हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, और एंगल हम इसका ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक रख देते हैं जिसका कि मास जो है 2 kg ले लेते हैं, ठीक है, और म्यू की वैल्यू जो हमने ली है दैट इज इक्वल टू 1/2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, mg cos 60 इस डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ग्राउंड का वो इधर होगा, और एक mg का एक कंपोनेंट mg sin 60 होगा, ठीक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैसे आ रही है। तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, ठीक है, साथ में हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये तीन चीजें हमको कंसीडरेशन में लेनी है। अब ये तीन चीजें कंसीडरेशन में लेनी है। सबसे पहले हमें इफ फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, इफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन ले लेते हैं, फिर सी लेते हैं, इफ फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक, और डी ले लेते हैं जब फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इन केसेस से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
अब सबसे पहला हमें इसमें जो फाइंड आउट करना होगा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर या इधर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी म्यू mg cos 60 होगी, और म्यू की वैल्यू दैट इज गिवन इज 1/2, मास 2 है, g जैसा हम tan लेते हैं, और cos 60 की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स आ गया। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन यहाँ पे ब्लॉक पे लग सकता है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। अब दूसरी चीज जो हमको काउंट करनी होगी वो होगी mg sin 60 की वैल्यू काउंट करनी होगी। mg sin 60 की वैल्यू m2 है, g10 है, sin 60 √3/2 हो गया, यानी कि दैट इज इक्वल टू 10 into √3, यानी कि दिस इज इक्वल टू 17.1.732, तो 17.32 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये चीज। अब हम केस फर्स्ट को कंसीडरेशन में लेते हैं। केस फर्स्ट में देखिएगा, यहां पे बच्चों जो फ्रिक्शन हो mg sin 60 किधर लग रहा है, ये किधर लग रहा है, mg sin 60 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, फोर्स हमने क्या लगाया है, फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है। अब mg sin 60 की वैल्यू कितनी है, 17.32 न्यूटन है। ठीक है, mg sin 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 17.32 न्यूटन दी हुई, और फोर्स जो हमारा लग रहा है दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन का हमने लगाया हुआ अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, अब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। ठीक है, रोकने की कोशिश करेगा पर रोक नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, 5 to 7 हो गया। तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने के लिए, क्योंकि ये स्लाइड नीचे क्यों करना चाहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तब भी यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो आएगा, डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा, और नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू mg sin 60, mg sin 60 17.32 माइनस फोर्स 2 न्यूटन माइनस 5, तो दिस इज 7, तो ये 10.32 न्यूटन होगी। अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 10.32 अपॉन मास यानी कि 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो डायरेक्शन हमने फ्रिक्शन फोर्स की क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू लग रही दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस केस में। तो ए पार्ट हो गया। नाउ वी कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में मैंने फोर्स जो लिया है 10 न्यूटन लिया है। अब जब बी पार्ट में ये फोर्स जो है 10 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स अपना कितना लगा है बच्चों, ऊपर की ओर 10 न्यूटन लग गया। ठीक है, mg sin 60 की वैल्यू, mg sin 60 हमको पता है दिस इज इक्वल टू 17.32 है न्यूटन है। तो अभी भी mg sin 60 की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जितनी मैक्सिमम इसको रोकने की कोशिश कर सकता है फ्रिक्शन फोर्स वो लेगा। तो दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन लग गया है, 10 न्यूटन फोर्स लग गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब जो आपका आप एक्सेलरेशन लिखना चाहो तो क्या है, mg sin 60, mg sin 60 माइनस फोर्स जो अप्लाई किया माइनस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मास कर सकते हैं। mg sin 60 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये 15 है, यहां से 15 से सब्ट्रैक्ट हुआ, दैट इज इक्वल टू 2.32 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे देखा आपने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, मैक्सिमम वैल्यू इसकी लेगा, और दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन होगा फ्रिक्शन फोर्स,
और एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। बी के बाद वी आर कमिंग टू सी पार्ट। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं भाई, है ना। तो सी पार्ट में हमने फोर्स को बढ़ा करके कितना कर दिया 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन दी mg sin 60। अब ये थोड़ा सा बदल गया, अब यहां पे हमने ये किया हुआ है, हमने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स बच्चों लगाया, ठीक है। इधर की ओर जो mg sin 60 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 17.32 हो गई। अब ये फोर्स इससे बढ़ा, ठीक है। तो अब बॉडी कहां जानी चाहती है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहते हैं। अब जब ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहते हैं तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक। तो बैलेंस की कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन देखते हैं। तो F इज इक्वल टू mg sin 60 प्लस फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो mg sin 60 कितना है 17.32, फ्रिक्शन फोर्स यहां से वैल्यू देगा डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 माइनस 17.32 कर देंगे, 17.32 that is equal to friction force, and this is equal to 0.896 and this is equal to 19/2.68 फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इतना। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग सकता था उससे क्या है, कम है। तो यानी कि अब ये बैलेंस हो गया, और अगर ये बैलेंस हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई। एक्सेलरेशन इस समय ब्लॉक का कितना है, 0 है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट। अब जब हम लोग डी पार्ट में आते हैं तभी देखते हैं भाई डी पार्ट में क्या कहानी हो जाती है। तो डी पार्ट में जाकर के कहानी देखते हैं, ठीक। तो यहां पे हमने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू आपका mg sin 60, mg sin 60 दिस इज इक्वल टू 17.32 हो गया, 30 न्यूटन 17.32। अब फ्रिक्शन 30 न्यूटन इधर हो गया। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी इधर लगा दें, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी इधर लगा दें जो कि 5 न्यूटन के बराबर है, तब भी 17.32 और 5 ये आपका मिलकर के कितना हुआ 22.32 न्यूटन है। 22.32 न्यूटन जो फोर्स आ रहा है इन दोनों को कंबाइन करके, वो अभी भी इस फोर्स से क्या है, कम है, अभी भी इस फोर्स से क्या है, कम है। तो अब जो होगा एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना ही होना है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज पूरी तरीके से नहीं कर सकता। तो यहां पे जब हम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू F माइनस mg sin 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मास लिख देंगे। तो फोर्स कितना है 30 है, mg sin 60 17.32 है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 5 अपॉन मास कितना है 2। सो दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 22.32 अपॉन 2। तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी डायरेक्शन को कैसे कैसे चेंज कर सकता है, वो अपनी वैल्यूज भी चेंज कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, ठीक है। ये अपने को पता है, डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है, ये बात भी हमको यहाँ से क्लियर होगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंक्लाइन प्लेन में और भी ज्यादा कैसे क्या हो सकता है, ठीक, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके।